नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय गीत और हमारे राष्ट्रगान, इनसे हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमारे सी टेट में, यूपी टेट में, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो आज इसी पे डिस्कस होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मज़ा भी आप सभी को बहुत ही आने वाला है। इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम अपने राष्ट्र ध्वज की बात करेंगे। किसके? राष्ट्र ध्वज की दोस्तों, जो कि हमारे देश का गौरव है, हमारा सम्मान है दोस्तों, ये हमारा राष्ट्र ध्वज। दोस्तों इसमें एक बात है, ऊपर आप याद रखिएगा, सबसे ऊपर फर्स्ट सबसे ऊपर हमारा होता है केसरिया रंग। कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है दोस्तों। दूसरा हमारा होता है सफेद। दूसरा क्या होता है? दूसरा सफेद होता है। कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं दोस्तों। दूसरा हमारा सफेद रंग होता है। तीसरा नीचे हमारा हरा रंग होता है। और क्या आपको पता है कि हमारा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? क्या आपको पता है हमारा सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है? आपको पता है कि हमारा हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आज की क्लास में आपको सारी चीजें पता हो जाएगी कि आखिर ये किसका प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए दोस्तों बने रहिएगा। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया रंग और सफेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियां होती हैं। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 36 पट्टियां होती हैं। तीन रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई साहब हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं भाई साहब तीन पट्टियों के कारण, जो तीन रंग होते हैं ना, तीन रंगों के कारण ही हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज है, हमने ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। दोस्तों बहुत ही ये आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कई बार प्रश्न में पूछा गया। चाहे आपको सी टेट में उठा के देख लीजिए या यूपी टेट में उठा के देख लीजिए। अगर बच्चों ने सुपर टेट भी दिया तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया, और कंपटीशंस में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब बात करें चौड़ाई की, जब चौड़ाई की करें तो हमेशा चौड़ाई क्या होगी? आपकी कम होगी, यानी चौड़ाई होगी 2। और लंबाई की बात करें तो लंबाई होगी 3। लंबाई कितनी होगी? 3 होगी, यानी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों। यानी लंबाई L आप देख रहे हैं ना, ठीक मैं आपको बता रहा हूँ। L ऐसे बनता है ना, ल ऐसे बनता है दोस्तों। थोड़ा सा किसके टाइप? 3 टाइप बनता है। किसके टाइप लग रहा है? 3 टाइप की तरह लग रहा है दोस्तों। उसी तरह से ये हमेशा याद रखिएगा कि लंबाई की जब बात करें तो यानी लंबाई कितनी होगी? 3 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी? 2 होगी दोस्तों। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि हम सभी याद करते हैं कि इसका अनुपात क्रमशः कितना होता है? 2:3 होता है। ये हमें याद होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3 होता है। ये हमेशा बचपन से हम लोग याद करते हैं। पर एग्जामिनर अब क्या कहता है, वो लंबाई अगर इधर कर दिया, पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिए कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, थोड़ा सा अगर उल्टा कर दिया उसने, तो आप तो ऑप्शन में 3:2 भी होगा और ऑप्शन में 2:3 भी होगा। तो आपने बचपन से यही याद किया है कि भाई 2:3 है, 2:3 है, और आप 2:3 मार के चले आएंगे और सीना चौड़ा करके कि अरे यार मेरा एक क्वेश्चन तो सॉलिड है, एकदम सही है। पर जब आप क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि अरे यार पूछा था लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछा था, क्या पूछा था? लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछा था, तब आप कहेंगे अरे यार ये तो गलती हो गई, 3:2 होगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ आप सभी को कि मेरे किसी भी बच्चे का आता हुआ क्वेश्चन ना गलत हो। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात है, ध्वज में सफेद रंग की जो पट्टी होती है कि बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। आप सभी जानते हैं यह चक्र, इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने इस चक्र में तीलियां कितनी होती हैं, तो इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। याद रखिएगा कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। आप सभी ये याद रखिएगा 24 तीलियां होती, ठीक है। यह चक्र कहाँ से लिया गया? ये चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था।
कहाँ से लिया गया था? सारनाथ में स्थित जो हमारा अशोक स्तंभ है वहां से ये चक्र आपका लिया गया था। आप सभी देख सकते हैं मैं इस चक्र की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस तक चक्र की बात कर रहा हूँ जिसमें कितनी 24 तीलियां होती हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे पता है, पर थोड़ा सा ये चीजें रिवाइज करने वाली बात है और इसको लिखते चलिएगा। आप जितना कॉपी कलम लिए रहेंगे, लिखते चलेंगे, उतनी चीजें आपको याद होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? क्वेश्चन पूछेगा कि कब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। भारत को राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग किसका है? त्याग का है दोस्तों, याद रखिएगा। जो केसरिया रंग है वो किसका है? त्याग का है। और बलिदान का, त्याग और बलिदान का सफेद रंग किसका है दोस्तों? सफेद रंग सत्य का है। यानी केसरिया रंग हमारा किसका है? त्याग और बलिदान का है दोस्तों, ठीक है। केसरिया रंग त्याग बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति का। सफेद रंग किसका होता है दोस्तों? सत्य और शांति का होता है। जैसे कभी भी कोई युद्ध हुआ दोस्तों, अगर युद्ध हुआ, कोई युद्ध होता है दोस्तों, अगर उस युद्ध में बाय द वे हमारी हार होती है या जीत होती है, कुछ भी होता है, और या हमें दोस्तों क्या करना है? हमें ये मानना है कि सरेंडर करना है कि हाँ भाई साहब हो गया, अब हमें युद्ध नहीं चाहिए, अब हमें शांति चाहिए। तो शांति के लिए आप क्या करिए? एक सफेद झंडा, क्या करिए? एक सफेद झंडा लेके जैसे ही आप पहुंचेंगे, अगला आदमी समझ जाएगी, अगली सेना समझ जाएगी कि ये बंदा शांति चाहता है, ये बंदा अब समझौता चाहता है, अब युद्ध वो नहीं करना चाहता। तो वही सफेद रंग दोस्तों होता है। तो आप सफेद झंडे से ही काम हो जाता है आपका कि हाँ भाई अब समझौता, अब युद्ध वो नहीं चाहता, युद्ध रोक दिया जाए। तो वही सफेद रंग किसका होता है दोस्तों? शांति का होता है। इस तरह से बता रहा हूं जैसे आपको चीजें याद हो। और सत्य का होता है, किसका होता है? सफेद। जानते ही हैं कि सत्य हमेशा सफेद होता है, दूध की तरह आप लोग कहते हैं ना, सत्य हमेशा सफेद स्वच्छ है। तो वही चीज है दोस्तों। तो ये सत्य और शांति का हो गया। और पवित्रता का हो गया, किसका होता है? पवित्र माना जाता है ना दोस्तों, आप जानते हैं, पवित्र हो गया। तथा हरा रंग दोस्तों जो होता है वो देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक है। किसकी है? हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है और उसकी उर्वरता का प्रतीक। तो ये चीज है, आप जान के दोस्तों। केसरिया रंग हमारे बलिदान और हमारे त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग हमारे दोस्तों यानी शांति का प्रतीक है, हमारे क्या कहते हैं, सत्य का प्रतीक है। और हमारी किसकी दोस्तों? पवित्रता का प्रतीक है। और हमारा हरा रंग हमारी समृद्धि और हमारी उर्वरता का प्रतीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और हमेशा इसको याद रखें, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अब बात होगी हमें जनगण मन, यानी क्या है दोस्तों? ये हमारा जनगण मन आप सभी जानते हैं, ये हमारा है राष्ट्रगान। क्या है दोस्तों? ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के बारे में आप सभी थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही आप सभी को। तो हम थोड़ी बहुत और जानकारी जानते हैं कि राष्ट्रगान किसने लिखा, कब वो हुआ, कब पारित हुआ, इसके बारे में कब यानी कितने मिनट में गाया जाता है, कितने सेकंड में गाया जाता है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन बन सकता है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी। आप लोग भी लिखते चलेंगे, जितना लिखेंगे चीज़ों को उतना याद होगा। 24 जनवरी 1950 में दोस्तों ये क्या हुआ? राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। इस गान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है, उन्होंने रचा था दोस्तों आपके राष्ट्रीय गान को। सबसे पहले ये कब गाया गया? सबसे पहले यह 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में लगभग कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बने दोस्तों। 3 क्वेश्चन कैसे? 3-4 क्वेश्चन बने। कैसे बने? पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान यानी कि कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 में, पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ ठाकुर, ये बना आपका। इससे सबसे पहले कब गाया गया, कहाँ गाया गया? इसे 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया।
तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। और 5वां क्वेश्चन आपका बना कि इसे गाने में कितना समय अवधि लगता है, 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 52 सेकेंड लगता है। तो ये चीज है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको यानी कि राष्ट्रगान के बारे में कुछ चीजें बताता हूं आपको। दोस्तों राष्ट्रगान जो होता है, हमारा राष्ट्रगान, दोस्तों हमारे राष्ट्रगान जो कि आप जानते हैं इसका समय कितना है, समय 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड है दोस्तों। 52 सेकेंड की समय अवधि होती है हमारे राष्ट्रगान की। कभी भी कहीं भी अगर हमारा राष्ट्रगान बज रहा है दोस्तों, चल रहा है, तो उसके सम्मान में हमें तुरंत क्या हो जाना है, सम्मान में उसके खड़े हो जाना है दोस्तों। क्या हो जाना है, उसके सम्मान में हमें खड़े हो जाना है दोस्तों। और दोस्तों सिनेमा हॉलों में हर जगह दोस्तों, यानी कि कोई भी मूवी चलने से पहले हमारे सिनेमा हॉलों में भी हमारे राष्ट्रगान को क्या किया जाता है, बजाया जाता है। इसलिए कि हमारे देश के प्रति लोगों की जो सोच है वो हमेशा जो एकता है वो बनी रहे दोस्तों। और देश के प्रति हमेशा सही सकारात्मक सोच, जो कुछ लोगों में नकारात्मक सोच होती है तो वो सकारात्मक सोच में परिवर्तित होती रहे। जो दोस्तों अराजक तत्व होते हैं, जो अराजक सोच होती है, वो समाप्त की जा सके थोड़ा सा, तो उसके लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यानी कि जब ये नहीं कि राष्ट्रगान आप दोस्तों हर समय बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमेशा नहीं, किसी भी विशेष पर्व पे, विशेष त्योहार, यानी उस पर जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त, तब दोस्तों आप उसको बजा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसको भी आप जानते रहिए थोड़ी जानकारी के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की। दोस्तों राष्ट्रगान तो हम सभी जानते हैं, पर राष्ट्रीय गीत में कभी कभी हमारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन थे? सबसे पहले आपका प्रश्न बनता है कि इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। कौन थे इसके रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और दोस्तों संस्कृत में रचित जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कहाँ से लिया गया। तो संस्कृत द्वारा इनकी रचना थी दोस्तों, जिसे कि हम आनंद मठ कहते हैं, वहाँ से ये हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 में दोस्तों राष्ट्रगान के साथ इसे स्वीकार किया गया। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसके रचयिता कौन थे? हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। इन्हीं की रचना थी संस्कृत की, आनंद मठ, वहीं से लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यह कब यानी अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान के साथ ही यह क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और सर्वप्रथम कब गाया गया और कहाँ गाया गया? यह सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों। इसको आप क्या करते हैं, लिख लीजिए कहीं पे। एक बार 2 बार चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की। दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो हमेशा हमारे एक क्वेश्चन, आप राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में तो सारी चीज़ें जानते ही होंगे, पर दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन आपको मैं अब बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये आप देखते हैं कि ये शेर आपको कितने दिख रहे हैं, देखने से आपको पता चलता है कि शेर इसमें 3 दिख रहे हैं। दिखते कितने शेर हैं? हमेशा दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा घुमाता है इसमें कि राष्ट्रीय जो आपका यानी कि जो चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये अशोक स्तंभ दोस्तों, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं हमेशा? तो आप तो तुरंत देखेंगे भाई साहब 3 शेर हमेशा हम देखते हैं, तो तुरंत आप बता देंगे कि 3 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? राष्ट्रीय अशोक स्तंभ में 3 शेर होते हैं। आप तुरंत बता देंगे सर 3 शेर होते हैं। अभी मैं पूछूं, कुछ बच्चे होता है सर 3 शेर होता है, पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। अगर प्रश्न पूछता है आपसे कि कितने शेर दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं और होते हैं दोस्तों 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं?
राष्ट्रीय अशोक स्तंभ में 4 सिर होते हैं, याद रखिएगा। दिखाई केवल 3 देते हैं और होते 4 हैं। अगर आप उधर पीछे से देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, या ऊपर से आप देखेंगे कि अरे हाँ यार 4 सिर होते हैं। ठीक है, ये चीज है। आइए इसके बारे में और जानकारी लें। ये विशेष चीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा, किसके? सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया। जो सारनाथ में स्तंभ बनवाया था इन्होंने, हमारे सम्राट अशोक जी ने, वहीं से हमारा लिया गया है दोस्तों ये अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, यही हमारा दोस्तों लिया गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सारनाथ में अशोक द्वारा वो किया गया था। ठीक है, ये चीज हो गया, आप जान गए। इसमें आप शेर होता थे, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इस स्तंभ में 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? वो हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसे कि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें लिपि, कौन सी लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में अंकित है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस लिपि में अंकित है, तो वो देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, और सत्य की ही विजय होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय। ठीक है, और यह 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इसे कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 में। हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, आप सबको मालूम है दोस्तों। तो 26 जनवरी को ही दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ही ये क्या किया गया? हमारा अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। तो ये जानकारी है दोस्तों आपको। 3 से 4 क्वेश्चन कहां से लिया गया? सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया। पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि इसमें शेर कितने होते हैं? 4 शेर होते हैं। पर दोस्तों अगर पूछे दिखाई कितने देते हैं? दिखाई सिर्फ 3 देते हैं। दिखाई कितने देते हैं? 3 देते हैं, क्योंकि पीठ से पीठ सटा के शेर होते हैं। तो आप फ्रंट से देखेंगे तो केवल आपको 3 शेर दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितने शेर दिखाई दे रहे हैं आपको? केवल 3 शेर दिखा रहे हैं। 1 2 3 शेर दिखाई दे रहे हैं ना, ये चीज। तो क्वेश्चन अगर आप पूछता है दिखाई कितने देते हैं, तो 3 शेर। ये नहीं कि आप 4 मार देंगे। दिखाई हमें 4 देते हैं। किसी को 4 दिख रहा है? किसी को भी 4 नहीं दिख रहा होगा। किसी को 4 दिख रहा है? शेर नहीं दिख रहा है। किसी भी को भी 4 शेर नहीं दिख। दोस्तों एग्जामिनर आजकल क्या होता है, क्वेश्चन हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा अपना। क्वेश्चन बहुत इजी है कि अब यही है दोस्तों, इसमें पूछ लिया कि अशोक स्तंभ में कितने शेर दिखाई देते हैं। अब ऑप्शन में 4 भी दिया है, ऑप्शन में 3 भी दिया है, ऑप्शन में 2 भी दिया है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। या तो अब आप क्या मानेंगे? आप तो तुरंत मार के आएंगे, आपको मालूम है कि अशोक स्तंभ 4 होता है, आप 4 मार के चले आएंगे कि हमारा आंसर सही होगा। पर दिखाई देने की बात हो रही है तो 3 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि पीठ सटा के बैठे हुए हैं, उनमें से एक सिंह नीचे लिखा हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका यानी एक लिखा हुआ है उसके चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है और जिससे कि राष्ट्रीय में दर्शाया गया देवनागरी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है, जो कि 26 जनवरी 1950 को स्तंभ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया। ठीक है, ये तैयार हो गया आपका। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। दोस्तों बाघ को क्यों राष्ट्रीय पशु बनाया गया? आपको मालूम है, एक क्वेश्चन बहुत ही है कि हमारे इस राष्ट्रीय पशु से दोस्तों पहले बाघ नहीं था। पहले क्या था? राष्ट्रीय पशु हमारा शेर था। पहले कौन था? शेर था दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु। फिर दोस्तों शेर को बदल के फिर बाघ को किया गया, क्योंकि दोस्तों शेर से भी ज्यादा ये फुर्तीला, खतरनाक और शक्तिशाली माना गया ये बाघ। दोस्तों आप सोचिए, ये बाघ दोस्तों अंधेरे में शिकार करता है।
क्या है, अंधेरे में, और वो भी रात में शिकार करता है, अंधेरे में और रात में शिकार करता है दोस्तों। इसके सूंघने की और सुनने की क्षमता, सूंघने और सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है दोस्तों कि रात में यह ये भाप लेता है कि जो आवाज आ रही है, जो आवाज आ रही है वो हवा से हिले हुए पत्तों की आवाज है या किसी के जानवर के द्वारा पैर से हिली गई पत्ते की आवाज। सोचिए इतनी डिफरेंट दोस्तों, ये चीजें समझ जाता है। तो ये इतना शार्प माइंड, इतना तेज और इतना शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों, बहुत ही वो होता है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा। अप्रैल 1973 में, अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1970 में बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? शेर हुआ। देखिए वही चीज मैंने आपको बताया, इससे पहले कौन हुआ करता था? शेर हुआ करता था, जिसे हम आपको जंगल का राजा किंग कहते हैं ना। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। बाघ को जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस। ये इसका दोस्तों हमेशा नाम पूछेगा आपसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस दोस्तों जंतु वैज्ञानिक नाम आपसे बहुत बार पुटअप होता है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके दोस्तों पहला कब यानी कि यह भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? 1973 में, 1973 में दोस्तों यह घोषित किया गया। ये आपका पहला तैयार हो गया। दूसरा, इससे पहले कौन सा राष्ट्रीय पशु था? ये भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो शेर इससे पहले राष्ट्रीय पशु था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये चीजें आपको तैयार हो गई। तो अपने शॉर्ट नोट्स आप सभी बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, बताइए कौन सा पक्षी है जिसके दुम पे पैसा? बताइए कौन सा पक्षी है? तो ये एक बार सीटेट में पूछा गया। तो ये दोस्तों हमारा मोर है। जैसे आपने देखा होगा कि मोर दोस्तों यह सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। ये कहा जाता है कि यह सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है दोस्तों। ये होता है कि ये पवित्र पक्षी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है और बहुत ही सुंदर। जब आप इसका नृत्य देखते होंगे दोस्तों, कभी आपने इसका अगर नृत्य देखा होगा तो बहुत ही अच्छा नृत्य करता है ये। जब अपने पंखों को, सारे पंखों को फैला के नृत्य करता है तो बहुत ही सुंदर और बहुत वो लगता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ये चीज़ नेक्स्ट दोस्तों, ये इसके बारे में यही जानकारी प्राप्त करते हैं। 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और मोर को संस्कृत भाषा में, मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? मयूर के नाम से। क्या कहते हैं? मयूर के नाम से जानते हैं, नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाव क्रिस्टेस होता है। क्या होता है? पाव क्रिस्टेसस इसका क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कब इसको भारत में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963। 26 जनवरी लिखते चलिएगा आप सभी मेरे साथ। 26 जनवरी 1963 में। आप जानते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ऐसे ट्रिक याद करिए, भारत चीन युद्ध हमारा कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत चीन युद्ध हमारा 1962 में हुआ था। एक साल बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित कर दिया गया। भाई शांति हो गई, हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम हो गई। एक साल बाद भाई मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, यानी 63। तो 1963, 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ई पाव क्रिस्टल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं। किसकी? राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। आप सभी देखते हैं दोस्तों, बहुत ही कमल भी बहुत ही सुंदर पुष्प माना जाता है, बहुत ही सुंदर पुष्प माना जाता है कमल हमारा पुष्प। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। कमल है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता। दोस्तों चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आपका दोस्तों बौद्ध धर्म हो, हर धर्म में इसकी बहुत ही महत्ता है। और कमल के फूलों को प्रयोग प्रायः पूजा तथा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। ये एक ऐसा मात्र पौधा है, पुष्प है दोस्तों। क्यों इसको राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया? केवल ये पुष्प का ही कारण नहीं है। जैसे पुष्प अगर आप पूजा में चढ़ाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये केवल पूजा और मंदिरों में भी चढ़ता है दोस्तों। हर देवी देवताओं को चढ़ता है, हर पूजा में इस्तेमाल होता है।
पर इससे दोस्तों औषधि बनाने का भी कार्य किया जाता है। ये इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वालिटी दोस्तों, औषधि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गुण इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा गुण है दोस्तों, इसलिए इसको राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया। ठीक है, तो ये एलोपैथिक और यूनानी औषधियों के भी निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वनस्पतिक नाम क्या है, निलंबियन न्यूसिफेरा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ है निलंबियन न्यूसिफेरा दोस्तों, पर एक बार दो बार चीज़ों को आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, निलंबियन न्यूसिफेरा होता है इसका। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय खेल। आप सभी देखे होंगे राष्ट्रीय खेल, जैसे इसको हॉकी को देखते ही आपके दिमाग में एक तुरंत आता होगा चक दे इंडिया। क्यों दोस्तों, चक दे इंडिया आपने देखा होगा, ये हमारे शाहरुख जी की मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी चक दे इंडिया। तो दोस्तों चक दे इंडिया यानी आप उससे कोई पूछे राष्ट्रीय खेल, तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन है, हमारा हॉकी है दोस्तों। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था, आप सभी बताएं जरा, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, जादूगर किसे कहा जाता था, हॉकी का जादूगर दोस्तों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। किसे, ध्यानचंद। ये कहा जाता था दोस्तों, जब मेजर ध्यानचंद हॉकी और बॉल को लेकर दौड़ते थे तो जो देखने वाले होते थे उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कि बॉल जो है हॉकी में चिपक गई है दोस्तों, क्या हो गई है, बॉल हॉकी में चिपक गई है, ऐसा लगता था दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो लोगों को ये लगता था यार लग रहा है जैसे कि ये, कई बार इनकी स्ट्रिक चेक हुई है कि कहीं भाई ये गम उम लगा के तो नहीं आते, ले हुई लगा के नहीं आते कि भाई ये बाल चिपका लेते हैं। हाँ सोचिए, तो ऐसा होता था दोस्तों, ये इतने प्रैक्टिस से, इतनी प्रैक्टिस करते थे मेजर ध्यानचंद जी कि ये लगता था कि इनका चिपक गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। आइए जानते हैं इसके बारे में, अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। हॉकी को माना जाता है कि जब भारत में ओलंपिक में हॉकी खेल लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, ओलंपिक में हमारी जो हॉकी थे था दोस्तों कि 6 बार इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। ठीक है, घोषित कर दिया गया, ये चीज है दोस्तों, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक लाया था दोस्तों ओलंपिक में हमारा ये खेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष। यस, तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। क्या है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद, या आप कभी इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, बरगद या वट वृक्ष। दोस्तों बचपन आपको याद होगा अपना, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो बच्चे गांव के होंगे, तो सिटी में भी तो होते हैं बरगद, पर उस उतने नहीं होते होंगे विशाल, जितने कि गांव देश में दोस्तों विशाल बरगद होते हैं। जो ये जो इसकी शाखाएं होती हैं दोस्तों, ये ऐसे जो लटकती रहती हैं ये शाखाएं, तो बचपन में हम सभी दोस्तों इसको पकड़ के झूले का काम करते थे। इन शाखाओं से को दोस्तों किसे, झूला झूलते थे आदमी। ये शाखाएं बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं इनके लिए दोस्तों, ये इनको दोस्तों कहते नहीं सहारा, एक डंडे का सहारा प्रदान करती हैं। ये दोस्तों शाखाएं इतनी होती हैं कि ये शाखाएं जमीन में जाके धंस जाती हैं, जमीन में जाके धंस जाती हैं और इस पेड़ को सहारा प्रदान करती रहती है, जिस वजह से यह पेड़ कई वर्षों तक दोस्तों, कई वर्षों तक यह पेड़ दोस्तों हरा भरा रहता है और यह पेड़ टिका रहता है दोस्तों। इसको कोई भी, कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इस हिलता नहीं बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आती है, वर्षा होती है, तो पेड़ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पर पुराने हुए तो गिर गए। पर ये दोस्तों कितना भी पुराना हो जाए, ये तो जितना पुराना होता जाता है ना उतना ही मजबूत होता जाता है, जितना पुराना उतना मजबूत। सोचिए जितना, क्योंकि इसकी शाखाएं हैं ये बढ़ती जाती हैं दोस्तों, और भी जितना आप पुराना बरगद का पेड़ देखेंगे ना उसमें शाखाएं उतनी ही ज्यादा हो जाए, तो वो सपोर्ट करती है, ये चीज है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है क्योंकि यह एकता का दृढ़ता प्रतीक है।
किसका है? ये हमारी एकता का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाएं, तने और जड़ें, छोटे छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है? फिकस बेगलिस इस वानस्पतिक होता है दोस्तों इस बरगद के पेड़ पे हमारे कई जीव जंतु कई जीव जंतु आपको दोस्तों पक्षी तो मिलेंगे साथ में दोस्तों सांप हो गए और भी जो जानवर होते हैं दोस्तों वो बरगद पे रहते हैं। तो दोस्तों सारे जीव जंतु एक साथ मिलके रहते हैं। तो ये किसका? हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों इसको हमारा राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय लिपि। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है, जिसमें आपने देखा था दोस्तों क्या लिखा था? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही सदा जीत होती है। सत्य की सदा जीत होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा सत्य की जीत होती है। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि सत्य अगर आप बोलेंगे तो आपको कष्ट होगा, सामने वाले को भी कष्ट होगा। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, और दोस्त बहुत होते हैं दोस्तों, कुछ तो होते हैं ना तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं, पर जो दोस्त सत्य बोलता है, कड़वा बोलता है, वो दोस्त बहुत खराब होता है। अरे यार ये तो खराब है, ये अभी खर खर कहेगा, कहते हैं ना खर खर कहना, तो वही चीज़ है। तो दोस्तों सत्य थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा सा सत्य को लोगों को जानने में समय लगता है, पर उसकी जीत हमेशा होती है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय नदी। आप सभी क्या जानते हैं हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारी राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा मैया। कौन सी है? हमारी गंगा मैया दोस्तों। तो गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सारे पापियों का पाप हमारी कौन धोती है? हमारी गंगा मैया धोती है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है इसीलिए, और सबसे लंबी भी है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय नदी कहा गया हमारी गंगा मैया का। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया। चाहे हिंदू धर्म आप देखिए, ग्रंथ देखिए, उसमें सबसे पवित्र नदी माना जाए। और गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे आगे चल के अन्य नदियों जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोशी और घाघरा आदि मिलती है। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और इसके आगे इस नदी को क्या कहते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे गंगा नदी के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपको मछली दिख रही होगी दोस्तों, कौन सी मछली है? आप सभी तुरंत पकड़ गए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, डॉल्फिन दोस्तों। कौन है? डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसे कि दोस्तों डॉल्फिन है, जिसे कि दोस्तों वन्य जीव अधिनियम 1972 में शामिल किया गया हमारे राष्ट्रीय जीव। डॉल्फिन दोस्तों बहुत ही सीधी होती है, बहुत ही सीधी और बहुत ही बुद्धिमान मानी जाती है, बहुत ही बुद्धिमान मानी जाती है दोस्तों डॉल्फिन। और कई प्रकार की डॉल्फिन होती है दोस्तों, इनकी प्रजातियां कई प्रकार की होती हैं। तो ये दोस्तों बहुत सीधी होती है, इनसे कभी भी किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है। चलिए, फिर भी लोग इनका शिकार करते हैं। तो ये जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों, जिसे 18 मई 2010, यही क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकाधिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन एक संकट ग्रापन जंतु है जो विशेष रूप से इसी नदी में वास करते हैं दोस्तों। जो सीधा है लोग उसी का शिकार करते हैं। अभी शार्क मछली की कमी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि शार्क दोस्तों अपना बचाव अच्छे तरह से करना जानती है, पर ये बहुत ही सीधी है, इसलिए इससे संकटग्रस्त हो गया। बहुत ही संख्या इसकी कम हो रही है। लोग दोस्तों तेल के लालच में और उपयोग में इसका शिकार कर रहे हैं, इसलिए ये कम हो रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा कुछ ये नोट्स है, आप सभी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।